कहाँ तक हो गया था? इसी में टाइप्स ऑफ कंटेंट ओके, इससे हम स्टार्ट हो गया। तो एसईओ और एसईएम डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये जो भी होगा एडवर्टाइजमेंट होगा, यहाँ पे आपको समथिंग लाइक कुछ पे करना होगा। और कुछ बेसिक्स मैंने इसके एथिक्स आपको बता दिए थे कि इसमें 2 टाइप की मार्केटिंग होती है। फर्स्ट इज पीपीसी एंड सेकंड रिच मीडिया। पीपीसी एक मार्केटिंग टाइप है और रिच मीडिया भी एक मार्केटिंग टाइप है। अब उसमें मैंने आपको बताया जैसे सीपीसी। तो पीपीसी और सीपीसी में डिफरेंस क्या है? पे पर क्लिक, मतलब क्लिक के ऊपर पैसा पे करना करना पड़ता है। पे और ये पीपीसी में भी तो यही है, पेपर पेपर क्लिक। नहीं, उसमें मिलेगा। उसमें मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। पीपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है? उसमें सीपीसी में शायद इमेज और उसके बारे में तो फिर सीपीएम में क्या होगा? तो पीपीसी में पे करना और सीपीसी में नहीं उसमें जब भी cost तक है। क्लिक जब नहीं पे होगा, करना मिलेगा ये तो सब हटाओ आप नहीं पहले नहीं side में। नहीं, जैसे जब तक क्लिक नहीं होगा ना तब तक उसमें डिडक्शन नहीं होगा, मतलब जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर। किस में, पीपीसी में या सीपीसी में? पीपीसी में पेपर क्लिक। सीपीसी में फ्री में दे देगा नहीं तो सीपीसी उसका भी कॉस्ट लगेगा। सर इसमें Cost किसका मीडिया लगेगा? इम्प्रेशन के ऊपर का कुछ है, वो जैसा इम्प्रेशन हमें- तो मीडिया। फिर रिच मीडिया में क्या है? एक क्लिक पे पीपीसी में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जैसे गूगल पे रहते हैं, उसमें कस्टमर ने सिर्फ क्लिक भी कर दिया तो उसको पे करना है। और वो इमेज वाला जैसे अपन लिंक वगैरह लगा के- नहीं, इमेज को छोड़ो आप, वो तो रिच मीडिया में जाएगा। मैं तो मेरा क्वेश्चन है कि पीपीसी और सीपीसी में क्या डिफरेंस है? ये इंटरव्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कॉस्ट पर बताओ जॉब वाले कौन कौन है? कॉस्ट पर क्लिक। फुल फॉर्म पता हाँ है? हाँ हाँ सर, कॉस्ट पर मतलब क्लिक जब करेंगे ना तभी उसका पेमेंट होगा। पीपीसी में या सीपीसी में? सीपीसी में और पीपीसी में? पेपर पे पर क्लिक, दोनों पर दोनों एक ही होंगे सर, एक ही है। दोनों एक ही है। हाँ ऑडियंस फोन के साथ जाएंगे। नहीं सर, ये एक ही है। कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक एक नहीं है। पीपीसी टारगेटिंग टाइप है। जैसे होता है ना, मैंने अगर आपसे बोला डोर टू डोर मार्केटिंग, तो आपके दिमाग में आया कि ये घर घर जाके बिकवाएगा मुझसे, आया समझ में? तो वो एक बेचने का तरीका है। इसीलिए इस फील्ड में जो पीपीसी है वो सिर्फ बेचने का एक मार्केटिंग टाइप है। लेकिन सीपीसी जो है वो बिड टाइप है, जिसके अकॉर्डिंग आप पे करते हो। तो सीपीसी पीपीसी का पार्ट होता है। पर डिफरेंस क्या है कि पीपीसी टारगेटिंग टाइप है, सीपीसी बिड टाइप है। अरे आया अभी समझ में कि नहीं आया? हाँ मेरे को थोड़ा सा नहीं आया फिर। थोड़ा सा नहीं आया मतलब पूरा ही नहीं आया। पीपीसी क्या है? एक टारगेटिंग टाइप है। मैंने क्या बोला आपको कि एसईएम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। या तो आप पीपीसी यूज करते हो या आप रिच मीडिया यूज करते हो। तो वो कोई बिड नहीं होती है, वो मार्केटिंग का टाइप होता है कि भाई आपको पीपीसी करना है। पीपीसी करना मतलब आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाने जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लिक का पे करेंगे। आपको रिच मीडिया करना है तो आपको रिच मीडिया मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाने जिसमें आप क्लिक, इंप्रेशन और व्यू तीनों का पे कर सकते हो। आ रहा समझ में? तो पीपीसी तो क्या है? टारगेटिंग टाइप हो गई। लेकिन सीपीसी बिड टाइप है। तो आप पैसे मतलब उसको जो पेमेंट दोगे वो पीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं दोगे, सीपीसी के अकॉर्डिंग दोगे। तो सीपीसी बिड टाइप है, पीपीसी टारगेटिंग टाइप है। इस टॉपिक में प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रोडक्टिविटी बहुत लगने वाली है आपको, ठीक है? तो घर जाके थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही नहीं जितना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लोर भी कर लिया करो। गूगल पे जाओ या जहाँ भी आपको जाना, तो थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। क्योंकि देखो टूल जो है अभी सबके बराबर ही होते हैं, सबको वही ऑप्शन दिखते हैं जो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस को यूज़ कौन अच्छे से कर लेता है वो उसकी ग्रोथ होती है। रट तो सकते ही नहीं हो आप।
आ रहा है समझ में? जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, एक्सेल फॉर्मेट चला रहे हो आप, उसमें पाई चार्ट बना रहे हो, तो ऑप्शंस आपको बराबर ही दिख रहे हैं, लेकिन कौन फॉर्मूला अच्छे से यूज़ कर लेता है वो उसका वर्क होता है। ठीक है, स्किल्स जो है वो मैटर करेगी यहाँ पे भी। तो अब अगर मैंने आपको बोला पीपीसी सीपीसी, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि पीपीसी मतलब है क्या। पीपीसी में वो सब एडवर्टीजमेंट आएंगे, जरूरी नहीं कि मैं गूगल एड्स पे हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर मैं पीपीसी पे हूँ, तो आपको हमेशा वो एडवर्टीजमेंट रहेंगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक का पे करते हो। इंप्रेशन और व्यू का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और रिच मीडिया टारगेटिंग में अब आपसे क्वेश्चन वो ये भी तो कर सकता है कि रिच मीडिया और सीपीएम में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलोगे? अरे मैं सुन रहा हूँ, बोलो। रिच मीडिया और सीपीएम में क्या डिफरेंस है? रिच मीडिया का पार्ट ही है ना CPM का। वही तो है क्वेश्चन, तो बस घूम गया, वही चीज है कि रिच मीडिया टारगेटिंग टाइप है और सीपीएम बिट टाइप है, जिसमें आप इंप्रेशन का पे करते हो। ओके, तो यहाँ पे इंप्रेशन और व्यू का आपको पे करना पड़ेगा। एक मैंने बताया आपको एडवर्टाइजर और पब्लिशर, क्या डिफरेंस है? आप लोग पढ़ के नहीं आना। पब्लिशर बीच में रहता है, बीच में करे एड चलाता है जो एडवर्टाइजर, फिर गूगल कहाँ रहता है? पब्लिशर बीच में रहता है। तो जिसको ऐड चलवाना है वो गूगल के थ्रू ऐड चलवाता है। पब्लिशर जिस वेबसाइट पे पब्लिश होता है वो होता है, और जो गूगल एडवर्टाइजर गूगल पब्लिशर में कौन कौन आते हैं? वेबसाइट पे जो सिर्फ वेबसाइट यूट्यूब वगैरह जब जहाँ पब्लिश होता है वो पब्लिशर होता है, और गूगल एडवर्टाइजर देता है तो वो एडवर्टाइजर होता है। पब्लिशर का कौन सा टूल है गूगल का? गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस, गूगल माउ। गूगल। ठीक है। अब अगर आप किसी की वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, रन हो रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे वो गूगल का ही हो सकता है ना, किसी और का हो, फेसबुक का चल रहा हो या किसी और का चल रहा हो, कैसे पता लगेगा? गूगल एडसेंस से पता चलेगा गूगल ना। एडसेंस। एडसेंस का अकाउंट तो उसके पास है ना जिसका एडवर्टाइजमेंट चला, आपके पास थोड़ी है। वो वेबसाइट से ही पता पड़ जाएगा कि वेबसाइट कौन सी है। अगर वो कोई क्लेमिंग वाली वेबसाइट होगी और वो कोई दूसरी वेबसाइट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एडसेंस पे मेनली बहुत सारे लोग करते हैं, वो आपको सिंबॉलिकली बता देते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आप चल रहा है तो आप लोग ध्यान रखें, एक आई का सिंबल आता है, सी दिस वन, इस पे आप क्लिक करते हो तो बता देते हैं आपको एड्स बाय गूगल। अगर ये किसी और का होता, जैसे बिंग का होता, तो ये एड्स बाय मीडिया दिखाता। सर गूगल एडसेंस मैनेज करना बता दिया, कैसे मैनेज करना? नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको एडवर्टाइजर बताऊंगा, पब्लिशर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, नॉलेज आपको दोनों साइड से लेनी पड़ेगी। आपको एक अच्छा एडवर्टाइजर बनने के लिए एक अच्छा पब्लिशर बनना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आपके पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे दिखने वाले हैं, तो आपको उनकी साइड से भी नॉलेज रखनी पड़ेगी। और एक अच्छा पब्लिशर बनना है तो एक अच्छा एडवर्टाइजर बनना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि एडवर्टाइजर का एडवर्टाइजमेंट तो आपके वेबसाइट पे चलने वाले हैं। इन शॉर्ट दोनों ही रोल प्ले करने पड़ेंगे आपको। सर पब्लिशर एक बार फिर बताओ मेरे को। पब्लिशर वो जो आपके एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता है, जैसे कि YouTube, Facebook, ये पब्लिशर हो ये गया। देखो, ये अभी सैमरस का एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो उसने ये गूगल एड्स से बनाया, तो ये यहाँ पे एडवर्टाइजर है। लेकिन पब्लिशर कौन है? जिसकी वेबसाइट पे चल रहा है वो। ओके, जिसकी वेबसाइट पे चल रहा है वो पब्लिशर। और मैंने आपको बताया था एजेंसीज बहुत सारी हैं इस फील्ड में। जैसे इस फील्ड की सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो है ये बाय सेल। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड का। बाय सेल एड्स गूगल से भी बड़ा। बाय और सेल और एड्स। तो इसके चार्जेस भी गूगल से ज्यादा होंगे। हाँ, कंडीशन भी है। देखो अब गूगल क्या कर रहा है, आपको जो एडवर्टीजमेंट देता है पर क्लिक और पर इम्प्रेशन के हिसाब से देगा। कि अगर जैसे एडवर्टीजमेंट आपने लगाया और कोई देख नहीं रहा है, कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो कुछ पे आउट नहीं होगा आपको। ओके, ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट का फ्री स्पेस रेंट पे ले लेता है। जैसे हम दे देते हैं ना अपने घर, दुकान वगैरह। जैसे अब ये साइज़ है 300 to 50 का, तो आपने ये स्पेस इसको सेल आउट कर दिया कि इस जगह पे आप, मेरी खाली जगह, आपको जो लगाना है लगाओ। अब लगाएगा तो वही वो जो आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट होगा, है ना। तो ये आपको इसका 300 USD पर मंथ पे करेगा। अब ट्रैफिक आपका अप्स एंड डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो आपको हर महीने $300 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। एक स्पेस आपने ये बेच दिया तो सपोज इसका भी कुछ है 700 500 USD, 300 to 50 का तो मेरे को याद है, तो वो लगभग $300 पे करता है, इसका कुछ 400 या 4 समथिंग कुछ का। तो ऐसे आपने 4-5 एरिया अपने दे दिए और आपके बन गए $1000, तो मंथली आपके अकाउंट में $1000 आ जाएंगे। ट्रैफिक अप डाउन होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। गूगल में क्या है कि वो देखने के और क्लिक करने के पेमेंट आपको करता है, ट्रैफिक क्या है वो मैटर नहीं करता, देखना चाहिए और क्लिक होना चाहिए, उसमें ऐसा है। लेकिन कंडीशन भी सुन लो उसकी, पेमेंट तो अच्छा दे रहा है, मिनिमम 7 लाख का ट्रैफिक होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे पर मंथ, वो भी ऑर्गेनिक, जो गूगल के ऑर्गेनिक वे में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी फिर गाइडलाइंस लग जाती है, ऐसे थोड़ी दे देगा 300 USD। सर फिर जैसे अपन कोई अगर एड चलाते हैं, सपोज अपन पब्लिश शेयर में अपन इनकी प्रॉपर्टी खरीद के, और यहाँ तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे चलना चाहिए, कि वो गूगल ही डिसाइड करता है कि आपके पास जैसे आया आपको एडवर्टीजमेंट। देखो 2 तरीके से प्लेसमेंट आपको देखने हैं कि अगर ये यहाँ चल रहा है तो ये पब्लिशर की चॉइस से चल रहा है, तो वो उनको कोई बैनर या इमेज नहीं देता है, वो उनको एक ट्रैकिंग कोड देता है। कोड होता है सिर्फ 2 लाइन का, मैं आगे आपको बनाना सिखाऊंगा। वो उस कोड को जिस जगह पे रख देते हैं वो ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, और हर को किसी को अपने अपने हिसाब से दिखता रहता है। ग्रेट। आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपको कुछ और दिखेगा, तो आपका जो डिवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सनलाइज हो जाता है, तो वो कोडिंग में डाल देता वो कोडिंग आपको करना है। और जिस वेबसाइट पे आपको दिखाना है वो या तो गूगल की चॉइस होगी या आपकी चॉइस होगी, तो आप पे डिपेंड करता है। अब आपने बोला कि मुझे तो इसी वेबसाइट पे दिखाना है एग्जैक्टली और किसी पे नहीं दिखाना है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसी पे ही दिखेगा और किसी पे नहीं दिखेगा, तो समझेंगे अपन आगे। ठीक है, कुछ और बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। बिडिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, CPC, CPM और CPV ये है आपकी बिडिंग। तो बिडिंग क्या होगा, अरे बिडिंग क्या होती है, किसी भी बिड मारना, उसकी बोली लगाना इसको बोलते हैं ऑक्शन, किसी भी चीज़ का ऑक्शन करना। तो इस फील्ड में आपको 2 चीज़ों का ऑक्शन करना है, फर्स्ट इज कीवर्ड एंड सेकंड पब्लिशर का प्लेटफॉर्म। समझना, प्लेटफॉर्म पे भी बिडिंग लगेगी। अभी एडवर्टीजमेंट किसके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, इसकी वेबसाइट पे, तो जिसने भी इसकी वेबसाइट पे लगाया उसने बिड, गूगल ने बिड किसकी लगाई होगी, इसके प्लेटफॉर्म की क्वालिटी की। और जिसने अभी मैंने बताया ना आपको कि 7 लाख का ट्रैफिक है तब वो 300 USD दे रहा है, 2 लाख का भी होगा तो वो नहीं लेगा आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि उसने आपके प्लेटफॉर्म का ऑक्शन लगाया पहले, उसको खरीदा है, फिर अपने एडवर्टाइजर को उसको हाई रेट में बेच के देगा। आपसे तो आपको तो 300 ही दे रहा है, वो आगे से 600 लेगा उस जगह के। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ सर्च कर रहे हैं कीवर्ड, तो गूगल ने क्या किया, जो चीज़ें हम फ्री में सर्च करते रहते हैं दिन भर, उनको वो एडवर्टाइजर को बेचना स्टार्ट कर देता है, आपके फ्री कीवर्ड का ऑक्शन लगा देता है कि इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद अगर कोई भी आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहा है तो वो हर एक क्लिक का इनसे चार्ज करता है। जैसे सपोज मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुंबई, एक है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुंबई, दोनों कीवर्ड की बिड अलग अलग होगी। इसका अगर 100 रुपीज़ ले रहा है तो हो सकता है उसका 150 रुपये ले ले, क्योंकि वो उसका ऑक्शन है। तो यहाँ किस चीज़ का ऑक्शन लग गया, कीवर्ड का, कीवर्ड की बिड लग गई। और अगर आपका एडवर्टीजमेंट किसी उस पर चल रहा है इमेज या वीडियो की फॉर्म में, तो वहाँ वो किसका ऑक्शन लगा रहा है, उस पब्लिशर का जिसके प्लेटफॉर्म पे वो चल रहा है। तो आपके जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया, या तो कॉन्टेक्चुअल फॉर्मेट में होगा, या इमेज फॉर्मेट में होगा, या वीडियो फॉर्मेट में होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं। कॉन्टेक्चुअल फॉर्मेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे देखो ये वाले, है ना, और जो इमेज वाले होंगे उसमें आपको इमेज दिखेगी, और जो वीडियो वाले होंगे उसमें आपको वीडियो दिखेगा। अब बिजनेस टू बिजनेस आप डिफाइन कर लोगे कि कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट में रन करवाएगा, कौन आपसे इमेज में। अब इमेज में और वीडियो में हमेशा वो क्लाइंट आपसे एडवर्टाइजमेंट बनवाते हैं जिनका ब्रांड अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस होता है, जिनके बारे में कस्टमर पहले से नहीं जानता है, ये ध्यान रखना। वीडियो में गूगल पे जो SERP पे जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं, ये वो लोगों के होते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। हमेशा आप गूगल पे तभी सर्च करते हो जब आपको जो चीज़ें पहले से पता है। जैसे सपोज अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया ड्राई क्लीन की सर्विस दे रहा है या कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, तो वो तो हम जानते ही हैं, और इस टाइप को हम हमेशा गूगल ही करते हैं। तो उस टाइप का क्लाइंट आपको हमेशा गूगल पे एडवर्टीजमेंट रन करवाएगा। कौन सा वाला, SERP वाला, ये जो दिख रहा है आपको। लेकिन आप मान के चलो आपके पास एक क्लाइंट आया जिसका कोई इवेंट होने वाला है, कोई एग्जीबिशन होने वाला है, तो वो गूगल नहीं दे सकता। रीज़न क्योंकि इवेंट ओकेजनली होते हैं, हमें पहले से थोड़ी पता होता है किसी का इवेंट होने वाला है, वो तो वो अनाउंस करता है इवेंट होने वाला है।
तो थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकल वे में आपको समझना पड़ेगा। तो जितने भी ब्रांड अवेयरनेस वाले एडवर्टीजमेंट होंगे वो या तो इमेज की फॉर्म में चलेंगे या वीडियो की फॉर्म में, क्योंकि इनका प्राइमरी गोल बेचना नहीं होता, इनका प्राइमरी गोल पहले बताना होता है कि पहले देख तो लो है क्या चीज़ वो, उसके बाद आप बार बार देख देख के करते हो। जैसे सर्फ एक्सेल है, वेल नोन ब्रांड है, ठीक है, लेकिन उसने कोई सर्फ नया लॉन्च कर दिया, अब उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसा लाया वो जो अब तो वही उसका एक्सपेरिमेंटल है, तो पहले तो आपको वो उस इंग्रेडिएंट के बारे में बताएगा, तो वो कभी गूगल पे थोड़ी बता सकता है, क्योंकि आप थोड़ी इंग्रेडिएंट के लिए सर्च करोगे, तो आपको वो इमेज की फॉर्म में दिखाएगा। इसको बोलते हैं ब्रांड कंसिडरेशन एंड दिस वन इज सेल्स। तो पीपीसी मेनली सेल्स के लिए काम करती है और रिच मीडिया ब्रांड कंसिडरेशन के लिए काम करती है। लेकिन ब्रांड कंसिडरेशन एंड सेल्स, पीपीसी सेल्स पे काम करेगी और रिच मीडिया टारगेटिंग जो है वो ब्रांड कंसिडरेशन पे काम करेगी। ब्रांड कंसिडरेशन मतलब है अवेयरनेस प्लस सेल्स, कि पहले उसको अवेयर करवाओ, उसके बाद वो खरीदेगा उसको। अब आप लोग बताओ, मेरे पास एक क्लाइंट है जो कार बेच रहा है, पीपीसी में जाओगे या रिच मीडिया में जाओगे, कहाँ पे रन करोगे इसका वीडियो, मतलब इमेज या वीडियो की फॉर्म में चलाओगे या फिर एससीआरपी पे रन करोगे, कहाँ रन करोगे? इमेज या वीडियो, रीजन? क्योंकि वो कार के लिए इस पे क्यों जाएगा, उसको तो देखना है ना उसकी फीचर क्या है, किस कंडीशन मतलब कैसी दिख रही है उसका इमेज और ये सारी चीजें। रिच मीडियम में रिच मीडियम फिजिकल सेलिंग अब मैं तो यहाँ जाएगा ना डोर टू डोर पीपीसी रिच मीडियम में पीपीसी कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट वाले इसका रिच मीडियम जाएगा हमारे। मैंने कार बोला, मैंने ये नहीं बोला कि नई कार लॉन्च हुई है। तो कार अगर रेगुलर है जो पहले से ही मार्केट में है तो एससीआरपी पे जाएगा, क्योंकि वो शोरूम जाएगा खरीदने के लिए, और शोरूम जाने के लिए हम गूगल ही करते हैं, हम वहाँ से बैनर देख के शोरूम नहीं जाएंगे कभी भी। लेकिन अगर किसी ने कार ही लॉन्च की है, नया कोई इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला है, तो उसको वो शोरूम पे जाके, या तो शोरूम पे भी जाके कर सकता है, लेकिन वो आई है मार्केट में नई, तो वो लोग क्या करते हैं, शोरूम पे आने से पहले ही एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते हैं उसका, यही होता है मार्केट का। तो लोग फिर उसको देख के फिर शोरूम जाते हैं कि यार ये नई आई है, चलो अपन एक बार इंक्वायरी करके आते हैं। तो उन्होंने किया क्या, पहले अवेयरनेस करवाई, फिर सेल्स में कन्वर्ट किया आपको। इलेक्ट्रिक कार आ गई। क्लोथिंग कहाँ जाएगा? अपने सर सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाएगा। नहीं सर, जो न्यू डिजाइन है वो पहले अवेयरनेस कराई जाएगी और वीडियो और इमेज की फॉर्म में, उसके बाद में सेल्स में कन्वर्ट होगा। नहीं नहीं, जो न्यू डिजाइन है पहले न्यू डिजाइन या पुराने कपड़े, न्यू डिजाइन और न्यू क्लोथिंग बोली। पुराने कपड़े तो नहीं बेच रहे अपन। पुराने कपड़े तो फिर राजवाड़े में मिलेंगे आपको। तो रिच मीडिया से ही होना चाहिए उसको। आप तो बस सिंपल सी एक ट्रिक याद रखना कि जिन बिजनेसेस के अंदर फीचर्स होते हैं, वैरायटीज होती है और वेरिएंट्स होते हैं, वो हमेशा रिच मीडिया में जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और जिन बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती है, सिंगल एक एक दो दो नाम से ही वो चलते हैं, वो हमेशा सेल्स पे डील करते हैं, क्योंकि वो आपको एक ही बार में याद हो जाते हैं। जैसे अब आपको साबुन खरीदना है तो उसकी इतनी वैरायटीज़ हैं एक ही ब्रांड के अंदर, आप बस एक दो याद रख लेते हो, फिर हमेशा वही लेकर आते हैं। रीज़न क्योंकि एक ही नाम याद है हमें, और जैसे हम देख लेते हैं अच्छा ये भी है, तो फिर अपन दूसरा भी लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस वेराइटीज़ एंड फीचर्स को ध्यान रखो। अब इसमें कौन कौन से बिजनेस आ जाएंगे आपका, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक या पोर्टफोलियो वाले जितने भी बिजनेसेस होते हैं, ये सब आपके इसी में आएंगे, ब्रांड बिजनेस में। ओके, रिच मीडिया में ना सर? हाँ, रिच मीडिया के अंदर आएंगे। तो प्राइमरी 3 बिड मैंने आपको बताई थी। सीपीसी मतलब वो आपको क्लिक के हिसाब से चार्ज कर रहा है, सीपीएम वो आपको इंप्रेशन के हिसाब से चार्ज कर रहा है, एंड सीपीवी वो आपको व्यू के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो क्लिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते से ही वो आपसे चार्ज कर लेगा। ओके, इंप्रेशन का मतलब होता है
कि आपकी स्क्रीन को कैप्चर किया है उसने। जैसे यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अब मैं नीचे आया, नीचे भी चल रहा था, बट हमारी स्क्रीन पे नहीं है वो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को ही लगा होगा चार्ज, अगर इन्होंने इंप्रेशन की बिट लगाई होगी। इसने अगर इंप्रेशन की बिट लगाई होगी तो और हम वहाँ तक स्क्रॉल ही नहीं किया तो उसको कोई चार्ज नहीं लगा होगा। तो आपकी स्क्रीन पे आना ज़रूरी है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि गूगल के एक पेज पे 7 एडवर्टीजमेंट चलते हैं सर्च में, 4 नीचे 3 ऊपर या 3 नीचे 4, मैक्सिमम 7 है, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम नीचे तक गए नहीं तो उसको कोई इंप्रेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट चलता है वो मेनली किस में चलता है, सीपीसी में। ये जो SERP पे, इसमें तो CPM और CPP का ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ तो आपको हमेशा क्लिक का ही पे करना है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल मैंने लिखवा दिया, CPC में जाएगा तो वो आपको इंप्रेशन तो दे रहा है, लेकिन चार्ज कब करेगा, जब यूज़र क्लिक कर देगा। अच्छा, भले से सर्विस ले चाहे नहीं ले, बस उसने क्लिक किया और चार्ज हुआ। सर्विस तो आपकी वेबसाइट पे विजिट होगा ना फिर वो क्लिक करके। तो अब वेबसाइट पे जाके क्या करता है क्या नहीं करता उससे गूगल को मतलब ही नहीं है, वो तो आपसे क्लिक का चार्ज ले रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंप्रेशन ही इंप्रेशन लिए जा रहे हो और क्लिक नहीं कर रहे तो वो आपको हटा देगा यहाँ से। रीज़न क्योंकि वो उसको फ़ायदा किस में, क्लिक में है। क्लिक पे। तो वो फिर किसी और को जगह देगा, बिना मतलब आप जगह बुक कर रहे हो। आपके अलावा जो दूसरे आप ही की फील्ड में एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे होंगे, फिर आपकी पोजीशन उनको देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा भी होगा कि आप देने को रेडी हो, वो लेने को रेडी नहीं है। तो इसलिए वो सब ऑक्शन में फंस गया कि आपने क्या बिड लगाई है इनको नहीं पता, इनने क्या बिड लगाई है आपको नहीं पता, सब यही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो अब लिखो, ये पूरा हेडिंग लिखो, बिडिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पहले तो वो तीनों फिर से लिख लो, CPC, CPM एंड CPV, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर माइल एंड कॉस्ट पर व्यू। और 1 माइल 1000 एडवर्टीजमेंट इंप्रेशन का होता है। 1000 टाइम्स अगर आपके एडवर्टीजमेंट को देखा जाएगा तो उसको हम 1 माइल बोलते हैं। उसके बाद लिखिए CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग लिखी हुई है सामने, गौर करना। और इसको कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं। PPA सर, CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। हो गया। नेक्स्ट लिखिए CPL, कॉस्ट पर लीड। लीड या कॉस्ट पर लीड्स, ये क्या है सर? कॉस्ट पर लीड लीड जनरेट लिख लो, अभी एक एक करके समझेंगे। CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल। CPS, अब इसके भी 2 मतलब हैं, कॉस्ट पर सेल और कॉस्ट पर सब्सक्राइबर्स। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड। ROIS, ROI फिर ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड। उसके बाद लिखिए ROIS। कहाँ अटके, कहाँ अटक गए? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद है ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड। उसके बाद है ROIS, रिटर्न ऑन इम्प्रेशन शेयर। इम्प्रेशन शेयरिंग होगी यहाँ पे, तो इम्प्रेशन शेयर लीजिए। एक और लिखो RORS, रिटर्न ऑन रेवेन्यू शेयर। ROI, ROS, ROIS और RORS। नेक्स्ट CPR, कॉस्ट पर रीच। RESCH, कॉस्ट पर रीच। RESCH। CPR में आ गया। जी,
रीच क्या? रीच, RE रिच नहीं है, RESCH, रीच। ECPC, आपका जो CPC है उसके आगे ई लगा दो। कोस्ट पर क्लिक वही रहेगा, ई मतलब एनहांस कोस्ट पर क्लिक, एनहांस कोस्ट पर क्लिक। और इसी तरीके से ECPM और ECPB। ECPS है CPS, कॉस्ट पर आपका जो CPC, CPM और CPB है फिर से लिख लो तीनों, और तीनों के आगे ई लगा दो। और उनकी फुल फॉर्म तो वही रहेगी, ई मतलब एनहांस हो जाएगा। V मतलब क्या V वही है ना व्यू। M का मतलब क्या था? माइल, माइल जी, MILE। और 1 माइल आपका 1000 एडवर्टीजमेंट इम्प्रेशन, 1000 टाइम्स आपको देखा जाएगा, तब आपको 1 माइल काउंट किया जाएगा। तो ये जो बिड है मैंने आपको पूरी इंडस्ट्री की बता दी। अब इसमें से कुछ गूगल के पास हैं, कुछ किसी और के पास। जैसे CPR, ये आपको मिलेगी फेसबुक में, है ना। किसी जगह आपको CPI मतलब था कॉस्ट पर इंस्टॉल। तो अगर हम एप्लीकेशन पे डील कर रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन का चार्ज लिया जाता है आपसे। अगर आप वीडियो में हैं तो व्यू का चार्ज लिया जाता है आपसे। और बाकी जो हैं ROI और ROS वगैरह, ये सब स्मार्ट बिड पे चले जाते हैं। बट प्राइमरी बिड 3 ही होती हैं, CPC, CPM और CPB। अब देखो गूगल के पास 2 टाइप के प्लेसमेंट है। या तो वो एडवर्टीजमेंट अपने ही प्लेटफॉर्म पे दिखाता है। अब जैसे ये SERP है, अभी एसी का ही प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजर भी वही है और पब्लिशर भी वही है, ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। तो या तो जिनको एडवर्टीजमेंट रन करवाना है वो है, या गूगल है। तो अब आप समझ रहे हो, एक क्लिक का अगर मैं 100 रुपीज़ भी दे रहा हूँ तो पूरा 100 के 100 वो खुद ही रख रहा है। थर्ड पार्टी की एंट्री कब होती है? जब आप किसी वेबसाइट, एप्लीकेशन या वीडियो की बात करते हो, क्योंकि अब वेबसाइट किसी और की है। तो अब इसमें वो उसके साथ रेवेन्यू शेयर कर देता है। कितना करता है? 68%। तो अब वो इनको भी पे करेगा। तो इस तरीके से वो पूरे एडवर्टीजमेंट को मैनेज कर रहा है। तो रिच मीडिया में पब्लिशर की एंट्री हो जाती है। PPC के जितने भी कैंपेन है उसमें गूगल खुद ही पब्लिशर होता है, खुद ही एडवर्टाइजर होता है। और आप तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी कैंपेन मैं आपको SERP पे टारगेट करना बता रहा हूँ तो उसमें बिड हमेशा एक ही होगी, CPC। CPM और CPB होता ही नहीं है। CPM और CPB हमेशा होगा पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ तीनों मिल जाएंगे आपको, CPC, CPM और CPB। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट और कैंपेन टाइप लिख लो। PPC में लिखो पहले कौन कौन से एडवर्टीजमेंट आते हैं गूगल के। मैं गूगल एड्स को टारगेट कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट लिखिए सर्च नेटवर्क एडवर्टीजमेंट। PPC में बनेंगे ये सब। सर्च नेटवर्क एडवर्टीजमेंट। सेकंड PLA प्रोडक्ट लिस्टिंग एडवर्टीजमेंट। प्रोडक्ट लिस्टिंग एडवर्टीजमेंट, PLA बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये स्पेशली ई-कॉमर्स वालों के लिए है। तो ब्रैकेट में ई-कॉमर्स लिख लेना दोनों में। इसको कहीं पे अच्छा, ई-कॉमर्स PLA नाम से चलेगा। /e-commerce/catalog एंड /इन्वेंट्री। ये अलग अलग नाम से चलता है। फेसबुक में हम लोग इसको कैटलॉग के नाम से करेंगे। e-commerce/inventory/catalog। और लिखो सी में स्मार्ट कैंपेन।
स्मार्ट एडवर्टीजमेंट, नेक्स्ट डिस्कवरी, स्मार्ट, स्मार्ट के बाद डिस्कवरी, नेक्स्ट स्टोर स्लैश गूगल मैप, एंड लास्ट लिखिए फोन कॉल्स। तो ये सब आपके पीपीसी में आएंगे, मतलब इसमें आपको क्लिक का पे करना होगा। अब रिच मीडिया में लिखिए डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले मतलब वो बैनर इमेज वाले हो गए। सेकंड वीडियो एडवर्टीजमेंट, वीडियो एडवर्टीजमेंट, एंड थर्ड लिखिए एप्लीकेशन, एंड फोर्थ डिस्कवरी। ये दोनों में आएगा डिस्कवरी। तो इतने टाइप के एडवर्टीजमेंट अपने को बना के देते हैं। सभी हम बना के देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक करके। अब जैसे मैंने आपको एसईओ की पूरी स्टेप्स लिखवा दी थी, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, वैसे आप इसका भी लिख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाउ टू डू वर्क ऑन गूगल एड्स प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप फर्स्ट, क्लाइंट सेटअप, ब्रैकेट में लेना एडवर्टीजमेंट अकाउंट सेटअप। तो अकाउंट का ही मतलब यहाँ पे क्लाइंट होता है। एड अकाउंट सेटअप या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट सेटअप। एक जीमेल आईडी से मैक्सिमम 22 अकाउंट्स आप लोग बना सकते हो, मतलब 22 क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप चाहो तो लिमिट लिख लेना 22 का एक्सेस देता है आपको। तो 22 वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हाँ। 22 सेकेंड स्टेप लिखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सेटअप। नेक्स्ट लोकेशन, अब लिखते जाओ पॉइंट पॉइंट। बिडिंग, बजट, बजट, ऑडियंसेस, ऑडियंस, जी, एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस, एडवर्टीजमेंट ग्रुप, कीवर्ड्स, एंड लास्ट इज एडवर्टीजमेंट या क्रिएटिव्स। कीवर्ड्स। देखो इतनी स्टेप होती है जिसको आप करोगे यहाँ पे। अब स्टेप आगे पीछे हो सकती है, स्टेप्स मैंने आपको बता दी। सो एडवर्टाइजमेंट एंड क्रिएटिव्स या एडवर्टीजमेंट। अब इसमें जो कैंपेन है और जो एड ग्रुप या एडवर्टीजमेंट ग्रुप मैंने बताया, तो कैंपेन का सब पार्ट होता है वो। तो आपने जो एक्सटेंशन के बाद जो एडवर्टीजमेंट ग्रुप लिखा है ना, उन दोनों के बीच में एक डिवाइडर लगा दो, लाइन खींच दो, तो वो उसका सेकंड पार्ट होता है। तो आपको थोड़ा सा हिंट में आ जाएगा। हाँ, और जो कीवर्ड के बाद आपने एडवर्टीजमेंट लिखा है वो उसका तीसरा फेज होता है, तो उसके ऊपर भी एक डिवाइडर लगा दो। कीवर्ड के नीचे किसके ऊपर लगा? कैंपेन और ग्रुप के बीच में। तो देखो इसमें जो कैंपेन होगा
स्मार्ट कैंपेन और स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट। कैंपेन का सब पार्ट ग्रुप होता है, आप ऐसे लिख लो मतलब डिवाइडर, और उसका सब पार्ट होता है गया। तो कैंपेन का सब पार्ट ग्रुप होगा, ग्रुप का सब पार्ट एडवर्टीजमेंट होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। मतलब एक कैंपेन में हम मल्टीपल ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप में हम मल्टीपल क्रिएटिव बनाएंगे। यहाँ पे कौन बैठता है? सेटअप मैं आपके अकाउंट पे कर रहा हूँ, आपको बस इतना करना है, रेगुलर आना, ठीक है? कोई आए ना आए आपको आना पड़ेगा मेरे को हाँ, क्योंकि मैं आप ही के अकाउंट से मैनेज करूँगा सब कुछ। आ जाओगे ना? पासवर्ड सेव कर दे। ध्यान रखना आप लोग, जिस दिन ये नहीं आएंगे ना उस दिन क्लास नहीं होगी। पासवर्ड तो सेव आप आओ ना आओ, इनको जरूर लेके आना। अरे पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सेव कर दो। सर मेल आप याद रखना है इसका। लाओ हम लिख लेते हैं। वो अनएथिकल है, आप लोग नहीं तो सर वो 1 घंटा मेल लगाने में डाल देगा। देखो मैंने आपको स्टेप फर्स्ट बताया कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई वर्क आएगा तो वो किसी का आएगा, मतलब आपका क्लाइंट होगा, तो आपको सबसे पहले क्लाइंट सेटअप करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग ने कीवर्ड प्लानर किया तो एक अकाउंट मैंने ऐसे ही सेट करवा दिया था। अब आप फिर से जाएंगे क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और ऐसा आप कुछ 22 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब 22 डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। अब गूगल एड्स जो है ये 2 मोड में काम करता है। एक मोड होता है इसका एक्सप्रेस मोड और एक होता है एक्सपर्ट मोड, ये भी लिख लो एक्सप्रेस। ये क्या ये डिफॉल्ट गूगल एड्स के 2 मोड हैं, 2 वर्जन है जिस पे अपन काम कर सकते हैं। एक एक्सप्रेस मोड है एंड सेकंड एक्सपर्ट मोड। एक्सप्रेस एंड सेकंड एक्सपर्ट। डिफरेंस है दोनों में कि एक्सप्रेस मोड इसका क्विक क्रिएशन है, क्विक क्रिएशन मतलब लिमिटेड टारगेटिंग पे काम करता है, और एक्सपर्ट मोड इसका एडवांस टारगेटिंग पे काम करता है। तो डिफॉल्ट जो रहेगा वो हमेशा एक्सप्रेस मोड रहेगा। तो कुछ कैंपेन हमारे एक्सप्रेस में ही बनेंगे डायरेक्टली, लेकिन मेजर पार्ट आपका एक्सपर्ट में होगा। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जब भी आप एक नया क्लाइंट सेटअप करते हो तो डिफॉल्ट क्या लेगा, वो एक्सप्रेस लेगा। तो आपको स्विच टू एक्सपर्ट करना है। ये हमने पहले भी किया था जब कीवर्ड प्लानर मैंने आपको पढ़ाया था। तो डायरेक्टली नेक्स्ट नहीं करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस पर क्लिक करना और आपका क्लाइंट किस कंट्री का है वो सेट किया, किस करेंसी में आपको इनवॉइस जनरेट करना है उसका, या बिलिंग करनी है या टाइम जोन वगैरह, आपको ये सबमिट कर देना। तो हमने इस तरीके से उस क्लाइंट का एक डैशबोर्ड बना दिया। अब देखो मेरे पास अब पैरेलल 2 डैशबोर्ड हो गए, दिस वन एंड दिस वन। जब मुझे इसके लिए काम करना है तो मैं इस पर स्विच करूँगा, इस पर काम करना है तो इस पर स्विच कर जाऊँगा। तो इनके सभी के ऑप्शन क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डैशबोर्ड बनाने के बेनिफिट क्या हुए भाई, जैसे अब मेरे पास कोई कनाडा का क्लाइंट है तो वो CAD में कैनेडियन डॉलर में करवाएगा आपसे, USD में करवाएगा, एक INR में करवाएगा, तो मैं तीनों को एक जगह थोड़ी मैनेज कर सकता हूँ, राइट। किसी को 10,000 का कैंपेन चलाना है, किसी को 5 का, तो आप एक ही जगह दोनों को मैनेज करोगे तो 15,000 का इनवॉइस आएगा। तो ये सब सेपरेट करने के लिए हम लोग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अब ID जो जनरेट कर रहा है, हर क्लाइंट की एक यूनिक ID यहाँ जनरेट हो रही है। देखिए, तो आप ID से याद नहीं रख पाओगे, आप उसको एक नाम देना। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना, प्रेफरेंसेस में, सेटअप के अंदर प्रेफरेंसेस, फर्स्ट स्टेप, और अपने क्लाइंट को एक नाम दे दो यहाँ से, जैसे चलिए अपन एक डेमो इसके लिए कर लेते हैं। अब जैसे इंडिया का कोई क्लाइंट है और GST सर्विस ले रहा है, GST का रिबेट ले रहा है, तो आप यहाँ पे उसका GST सर्टिफाइड, मतलब जो सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम है वो रखना, क्योंकि इनवॉइस जो जनरेट होगा 18% इसको देना पड़ेगा ना गूगल को चार्ज।
ठीक है, 22 की लिमिट है, कभी आपका ये फुल हो जाता है तो आपको फिर यहीं से काम करने पड़ेंगे अकाउंट स्टेटस में कैंसिल में। हालांकि ये करना नहीं है, आप नया मेल आईडी बना लो, वो ज़्यादा सही ऑप्शन है। अब आपको कभी भी क्लाइंट बनाने को नहीं मिलेगा, आपको क्लाइंट दिया जाएगा, क्लाइंट वो अपनी ही आईडी से बनाएगा, क्योंकि आप अगर अपनी जीमेल आईडी से क्लाइंट बना रहे हो तो प्राइमरी ओनर आप ही रहोगे, और आपने जॉब छोड़ी तो आप तो अपना क्लाइंट लेके चले जाओगे साथ में। ओके, तो वो आपको एक्सेस देगा। तो टूल्स एंड सेटिंग्स में यहाँ पे आपको एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो जिसको भी आपको उस क्लाइंट का एक्सेस देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। उसकी जीमेल आईडी जिसको भी एक्सेस दे रहे हैं और कितना एक्सेस दे रहे हैं। ईमेल ओनली तो वो गूगल एड्स का सिर्फ मेल चेक करेगा, बिलिंग मतलब ये फंडिंग कर सकता है, रीड ओनली मतलब ये कैंपेन क्रॉस चेक कर सकता है, एडिट या डिलीट नहीं कर पाएगा, स्टैंडर्ड ये डिलीट एडिट दोनों कर लेगा, और एडमिन बनाओगे तो एक ऑप्शन बढ़ जाएगा कि वो भी आप किसी को रोल दे सकता है। तो आपको जो मिलेगा या आपको जो देना है वो है स्टैंडर्ड, ये रोल रखना है। आ गया ना समझ में? इसके बाद मैंने आपको बताया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब कितने ही कैंपेन आप बना सकते हैं, इवन एक क्लाइंट का 2200 से ज़्यादा की लिमिट देता है ये आपको, कि इतने टाइम्स आप उसका एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हो। न्यू कैंपेन, कैंपेन मतलब आपका असाइनमेंट। देखो सबसे पहले गोल्स, कि आपका गोल क्या है। अब मैंने बताया बिजनेस के नेचर से गोल डिसाइड होंगे। अगर आप किसी कंसल्टेंट बिजनेस पे बात कर रहे हो तो वो आपसे हमेशा डेटा मांगेगा, लीड्स मांगेगा, कस्टमर का तो आपको लीड्स के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे जाएं, लीड्स फीड्स नहीं करना है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रैफिक। इनका गोल रहेगा बस वेबसाइट तक पहुंचा दो, फिर वो देख लेगा उसके हिसाब से। एप्लीकेशन प्रमोट करना है, मैप को प्रमोट करना है ना। और एक यहाँ पे ऑल इन वन ऑप्शन है कि इसमें सेम टाइम पे आप वेबसाइट, एप्लीकेशन, फ़ोन नंबर और मैप चारों को प्रमोट कर सकते हो, या मिनिमम एक को भी कर सकते हो। ये चार इधर आके मिक्स हो जाते हैं। अब जो वीडियो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो यूट्यूब पे, वो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन अभी मैंने बताया आपको, या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, इस पे आप काम कर सकते हो। अब थ्योरी भी सबसे ज़्यादा देखो यहीं से निकलती है, तो आप कॉलम बना लो दो। सर मैप को कौन प्रमोट करता होगा? मैप को ये जैसे लोकल वाले? नियर बाय और ये सब मैप को ही करते हैं promote। मैं खुद अभी अपना एडवर्टीजमेंट रन करूंगा तो मैप पे ही करूंगा, क्योंकि पूरा मार्केट ही मैप से आता है हम लोग का। तो फिजिकल विजिट वाला जितने ही बिजनेसेस हैं ये लोग मैप पे ही इन्वेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन एंड ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। तो इन दोनों में डिफरेंस ही इसकी थ्योरी हो जाएगी। अब आगे बढ़ जाएगा। जैसे YouTube पे जो वीडियो एडवर्टीजमेंट चलता है, आपको नॉन स्केपेबल भी दिखता है और स्केपेबल भी दिखता है, और जो नॉन स्केपेबल दिस वन, ब्रांड अवेयरनेस जी, अनस्केपेबल दिस वन। पॉइंट बनाते जाओ। ब्रांड अवेयरनेस वाला जो है वो नॉन स्केपेबल होता है, और ब्रांड कंसिडरेशन वाला जो है वो स्केपेबल होता है। और वीडियो में लेंथ की लिमिट भी है, तो जो नॉन स्केपेबल है उसमें मैक्सिमम 15 सेकंड, इससे ज़्यादा का वीडियो आप नहीं ले सकते हो लेंथ। और इसमें अनलिमिटेड लेंथ, इसमें लेंथ उतना वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि अब स्किप का बटन तो दे ही रहा है ना, तो लेंथ मैटर ही नहीं करेगी। इसमें जो स्किपेबल वाला है उसमें लेंथ का कोई इशू नहीं है, जो नॉन स्किपेबल है उसमें लिमिट लगा दी उसने, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इसमें आपको सीपीवी मिलेगा, कॉस्ट पर व्यू। इसमें आपको सीपीएम और सीपीवी दोनों मिल जाएगा। CPV एंड CPM। जी, अवेयरनेस में सीपीएम और सीपीवी, और इसमें ओनली सीपीवी। अगर हम प्रोडक्ट्स पॉइंट सर्विस के नेचर से समझें
तो अगर आप कोई रेगुलर बिजनेस कर रहे हो जो नॉन है, लोग पहले से जानते हैं, तो उसमें ये वर्क करता है। और जो न्यू स्टार्टअप या न्यू चीज़ें हैं, या मैंने अभी बताया वेराइटीज़ एंड वेरिएंट्स, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था क्योंकि अवेयरनेस पे ज़्यादा डील कर रहा है ये, तो इसमें आपको अब रेगुलर वाले स्किप का बटन दे देते हैं 5 सेकंड में, वो उतना तो उसको पता लग ही गया किसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। हो गया, पढ़े आगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है इसका टारगेटिंग। जैसे इसमें क्या है कि न्यू डिवाइस को ज़्यादा फोकस करेगा, इसमें एक डिवाइस को रिपीट ज़्यादा करेगा। जैसे सपोज मैं 500 का एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ और उसमें उसने 10,000 डिवाइस को दिखाया, लेकिन सेम अमाउंट में ये सिर्फ 1000 डिवाइस को दिखाएगा, लेकिन एक को 10 बार दिखाएगा। समझ में आ गया? इसमें न्यू डिवाइस को ज़्यादा फोकस करेगा और इसमें रिकॉलिंग ज़्यादा करेगा, रिकॉल लिफ्ट ज़्यादा करेगा। लिख लो। अच्छा, अवेयरनेस देना तो बार बार दिखाएंगे तभी तो अवेयरनेस आएगी। रिपीटेशन ज़्यादा होंगे। न्यू रिच। अब नॉन प्रोडक्ट में क्या रहता है कि आपको रीच ज़्यादा पे फोकस करना होता है क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नया है वो तो 10 बार दिखाना पड़ेगा ना उसको, तब वो याद कर पाएगा आपकी चीज़ों को। अब जैसे अगर मेरी कोई वेबसाइट है या कोई क्लाइंट है, उसने कोई कूपन लॉन्च किया है, तो किस में रखोगे आप, उसमें हो या उसमें? जो बार बार देखते हैं। अवेयरनेस में, क्योंकि कूपन देखने वाली चीज़ है तो उसको 2-5 बार में ही याद होगा वो। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, कल देखेंगे इसको। ROI कैसे निकालते हो आप किसी बिजनेस का? अच्छा, वो फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन? फॉर्मूला मत बताओ, बस एक्सप्लेन कर दो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो ROI कैसे निकलती है? जितनी लागत हुई उतना कमाया। लागत मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सपेंसेस, मतलब नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है जितना एक्सपेंस है सब माइनस कर दो, तब फिर वो नेट रिटर्न आ जाएगा। मतलब जितना टैक्स इन्वेस्टमेंट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू ROI, है ना? तो इसमें जो मैंने ROI आपको लिखाया है, ROI ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी बिट पे अगर आपको निकालना है। क्योंकि देखो, कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया है और आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, तो आपको भी ये समझ में आया कि भाई CPC है तो क्लिक का चार्ज करेगा गूगल, CPM है तो इंप्रेशन का चार्ज करेगा। वो ठीक है कि हमें ये चीज़ पहले ही क्लियर है कि हमें पे तो करना है उसको, लेकिन आउटपुट्स क्या होंगे तो वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर मेरा कोई कंसल्टेंट, जैसे अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात की, तो मुझे दिमाग में आ गया ये लीड्स वाला बिजनेस है। तो अब इस टाइप का कस्टमर क्या करेगा, जैसी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो या तो फॉर्म भरेगा या फोन घुमाएगा, दो ही तरीके से आएगा उसका कस्टमर। तो आप जब एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो तो आप पे किसका कर रहे हो, क्लिक का। तो गूगल ने पहले दिखाया और फिर क्लिक करवाया तो उसका तो हो गया। अब कस्टमर गया कि नहीं गया, फॉर्म भरा कि नहीं भरा, तो अब आप क्लाइंट से बोल रहे हो देखो हमने 1000 इंप्रेशन दे दिए और उसमें से 100 क्लिक करवा दिए। अब वो क्या करेगा इसका, उसने तो पे किया ना 100 क्लिक्स का। तो हम उसको आउटपुट्स में क्या देंगे, आउटपुट्स में देंगे कन्वर्जन। तीसरी स्टेप कि अगर मैंने 1000 का कैंपेन रन किया है और उसमें से कुछ 10 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो मेरा कन्वर्जन कितने का हुआ, एक 100 रुपये का, वही तो मेरी ROI है। या 10 लोगों ने फोन घुमा दिया तो आपका कन्वर्जन कितने का हो गया, एक। कि हम कैसे देंगे, अब बनाएंगे। अच्छा, तो ROI से ही बाकी बिड आपकी डिसाइड होंगी। कल और अच्छे से समझते हैं इसको, कल और ठंडे दिमाग से। ID पास कर वीडियो बंद करो। फोन उठाएगा तो नहीं आएगा। ये सबसे पहला एथिक होता है कि आप किसी